इससे पता लगता है कि एक बेंचमार्क होता है प्रिपरेशन का, और उस बेंचमार्क को अगर आप क्रॉस कर गए फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो शुरू में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर एक बार आप उससे गुजर जाते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है। स्टार्ट मैंने किया था बेसिक बुक से, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, ये सब बुक्स हो गई, और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया टॉपर्स के चैनल्स ने। दोस्तों, सिविल सर्विसेज 2023 टॉपर्स स्ट्रैटेजी में मेरे साथ हैं अनुभव ने ऑल इंडिया रैंक 309 सिक्योर की है सिविल सर्विसेज एग्जाम 2023 में। इनके बारे में खास बात यह है कि ये IIT के बीटेक हैं, और IIT से बीटेक करने के बाद इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी इस बार 17th रैंक अचीव की है। ये बड़ा कोइंसिडेंस है कि 2023 के एग्जाम में ही इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी सिलेक्शन हुआ, सिविल सर्विसेज में भी सिलेक्शन हुआ, गेट में भी सिलेक्शन हुआ विद रैंक 66, और बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में भी इनकी 2nd रैंक है। तो अनुभव, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। अनुभव के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि ये इनका 2nd अटेम्प्ट था, और 2nd अटेम्प्ट में सभी एग्जाम्स क्लियर कर लिए। इससे पता लगता है कि एक बेंचमार्क होता है प्रिपरेशन का, और उस बेंचमार्क को अगर आप क्रॉस कर गए फिर आप कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन है और इंजीनियर्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। ऐसा लगता है अनुभव कि IIT के स्टूडेंट्स ने सिविल सर्विसेज को हाईजैक कर लिया है, क्योंकि रैंक 1 से लेकर के और आपका है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, मैक्सिमम IIT पास आउट है। तो आपका क्या सोचना है कि IIT का बैकग्राउंड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में कैसे हेल्प करता है? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी है। एंड सर, IIT के स्टूडेंट्स को मेरे हिसाब से लगता है इस वे में हेल्प मिलती होगी कि ऑलरेडी वो कंपटीशन फेस कर चुके हैं, और 4 इयर्स वो अपने बीटेक में भी वो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी एग्ज़ाम्स से हैंडल करते हैं। तो इस चीज़ से उनको एक कंपटीशन का आइडिया होता है, और उनको उस चीज़ को प्रिपेयर करने में एक ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। और काफ़ी मतलब क्लास 11th 12th से ही वो इतने बड़े मतलब 10-12 लाख बच्चे JEE का एग्ज़ाम देते हैं, तो उस चीज़ को फेस करके आते हैं। और ऑब्वियसली IQ और इमोशनल स्ट्रेंथ भी उनमें एक अच्छा खासा होता है कि बड़े एग्ज़ाम को क्रैक करने की चीज़ होती है। तो मुझे ये रीजंस सर लगते हैं। आपने इंजीनियरिंग सर्विस, सिविल सर्विस, गेट सारे एग्जाम लिखे? हाँ सर। तो इट मीन्स कि आपका सिविल इंजीनियरिंग ऑप्शनल है? हाँ सर। तो आपका मेन फोकस क्या था, सिविल सर्विस या इंजीनियरिंग या गेट? सर, मेरा मेन फोकस सर था सिविल सर्विसेज, और इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट मेरे लिए एज ए बैकअप था। क्योंकि UPSC में अगर आप नहीं करते हो तो एक प्लान भी आपके पास होना चाहिए, जो कि मैं मानता हूँ कि काफ़ी ज़रूरी है, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट रहते हो, उतना अनप्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होता है आपके करियर में। तो सर, मेरे लिए वो एज ए प्लान बी था। बहुत सारे इंजीनियर्स ऐसे होते हैं जो सोचते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल डिफिकल्ट है, लेकिन आपने सिविल सर्विसेज फोकस होते हुए भी सिविल इंजीनियरिंग को अपना ऑप्शनल बनाया। यस सर। तो क्या इसमें इंस्पायरिंग आपको लगा, आप कैसे देखते हो? यस सर। सो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि अगर आप ऑप्शनल प्रिपेयर कर लेते हो अच्छे तरीके से, तो आपका जॉब काफ़ी डेफिनेट हो जाता है। आपका UPSC नहीं होता है तो आप गेट में 200 रैंक तक लाके भी आप एक डिसेंट जॉब PSU में आप ले सकते हो, जो कि बाकी ऑप्शनल के साथ प्रॉब्लम होता है। मेरा भी मेन रीज़न यही था सेलेक्ट करने का। और उसके बाद एज ए ऑप्शनल देखा जाए तो सिविल इंजीनियरिंग है, काफ़ी वास्ट है, 4 साल का उसमें इंजीनियरिंग है। तो शुरू में काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग और ऐसे लगता है कि प्रॉब्लम्स आ रही हैं, पर एक बार आप उससे गुजर जाते हो तो काफ़ी इजी हो जाता है। काफ़ी टॉपर्स का भी मैंने ये चीज़ पहले सुना था, और अब मैंने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट खुद किया। 15 से 20 दिन में भी ये प्रिपेयर हो जाता है, मतलब डिसेंट लेवल, क्योंकि आपको GS भी बैलेंस करना है, इससे भी बैलेंस करना है, तो ये बेनिफिट होता है इसमें। तो जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग सर्विस और गेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए टेक्निकल ऑप्शनल ठीक है? हाँ सर, उनके लिए मैं बोलूँगा सही है ऑप्शनल। गुड। आपने अभी जैसे बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम लिखा था और 2nd रैंक आई। यस। तो सभी एग्जाम्स में आपके सिलेक्शन हो रहे हैं, रैंक भी अच्छी आ रही है। यस। तो आपका मेन फोटे क्या था? टेक्निकल वाज एन एडवांटेज, इंजीनियरिंग में आपका बहुत अच्छा कमांड था, या GS में बहुत अच्छा कमांड था? सर, GS में मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, इंजीनियरिंग में मेरा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं था। इंजीनियरिंग को मैं एज ए स्कोरिंग पेपर कंसिडर करता था। तो मेरा था कि उसमें इंटरेस्ट है तो उसकी वजह से उसको पढ़ता था, और इंजीनियरिंग को मैकेनिकल वे में मैं पढ़ता था कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकता हूँ। और मेरा मेन फोटे था कि टेस्ट सीरीज़ मैं टेस्ट काफ़ी लगाता था, और इंजीनियरिंग ऑप्शनल में टेस्ट देना काफ़ी ईजी होता था क्योंकि आप खुद भी चेक कर सकते हो पेपर। तो ये इसमें काफ़ी मुझे हेल्पफुल लगता था, और इससे EAC के भी पेपर्स पढ़े हैं टेस्ट सीरीज़ में, ADG के जैसे आते थे, तो वो सब आप लगा के तो आपको टेस्ट देने के लिए काफ़ी मिल जाते थे, और आप चेक करने के लिए भी आप खुद से चेक कर सकते हो। तो ये चीज़ें सब थी। जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कैसे की आपने?
सो जनरल स्टडीज़ की मैंने सेल्फ स्टडी से पूरी प्रिपरेशन की। स्टार्ट मैंने किया था बेसिक बुक से, पॉलिटी, स्पेक्ट्रम, ये सब बुक्स हो गई। और मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया टॉपर्स के चैनल्स ने, टॉपर्स टॉक ने पहले तो, और उनसे उनका एक स्ट्रेटजी ओवरव्यू समझता था। उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे उनके जाके उन्होंने अपने नोट्स शेयर किए होते थे और काफ़ी माइन्यूट डिटेल्स शेयर किए होते थे जो 3-4 घंटे के वीडियो में वो नहीं बता सकते हैं। तो उन चीज़ों से मैं कलेक्ट करता था इन्फॉर्मेशन, और वो खुद ही सेटल डाउन हो जाता है आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में कि किसने कैसे किया, और चीज़ें फिल्टर आउट करके आप अपनी एक यूनिक स्ट्रेटजी बनाते हो। और इंजीनियरिंग ऑप्शनल के लिए या जब बिगिनिंग से स्टार्ट किया आपने, क्योंकि ईएस गेट भी लिखना था, हाँ, तो उसकी तैयारी कैसे की? सर उसके लिए सर मैंने मेडीजी का क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन किया था, क्योंकि ऑनलाइन कोविड की वजह से ऑनलाइन हो गया था। तो उससे मैंने अपना बेस बनाया था, और उसके बाद जैसे गेट का एग्ज़ाम आ गया तो 20-25 दिन टेस्ट लिख दिए। जितने भी दिन है हर दिन 1 टेस्ट 2 टेस्ट आप दे रहे हो। फिर ऐसे करा। और इंजीनियरिंग सर्विसेज का मैंने जीएस वाले पार्ट के लिए प्रिपेयर नहीं किया था, वो बिल्कुल गया था कि मैथ्स, एथिक्स, ये सब करंट अफेयर्स मैं यूपीएससी वाले चीज़ से कर का सिलेबस है, हाँ, जितना हो पाएगा कर लूँगा, बाकी मैं टेक्निकल करूँगा। तो उसमें मेडीजी का मैंने हेल्प लिया था टेक्निकल पार्ट को करने के लिए। और फिर उसके बाद मेरा सोल फोकस था टेस्ट। मैं टेस्ट काफ़ी देता था, 1 डे 1 टेस्ट रूल मेरा होता था। तो ऑप्शनल में आपका मेंस के टेस्ट में कितना स्कोर आता था आउट ऑफ 500? सर फ्लक्चुएट करता था पेपर वाइज, जैसे सब सेक्शनल सब्जेक्टिव जो होता है, पार्ट टेस्ट जो होता है उसमें मेरे थोड़े कम मार्क्स आते थे, पर फुल टेस्ट में जितने आने चाहिए, जैसे अप्रॉक्स 300 या एड 290 के अप्रॉक्स ऐसे मार्क्स आते थे। आईआईटी दिल्ली में क्या स्टडी इन्वायरमेंट अच्छा था यूपीएससी के लिए, या कोई रिस्ट्रिक्शन होता था? नहीं सर, वहाँ पे अच्छा था, लेकिन मैं कॉलेज में इस चीज़ को, इसकी तरफ इंक्लाइंड नहीं था। मैंने काफ़ी लेट रियलाइज़ किया था कॉलेज में। हाँ, कॉलेज में इस तरफ में नहीं था। पर वहाँ है हमारे लाइब्रेरी में एक पूरा एक बेसमेंट में सिर्फ यूपीएससी वाले बच्चे होते हैं, और वहाँ से काफ़ी टॉपर्स निकले हैं, तो गाइडेंस वगैरह, और वहाँ पे एक इन्वायरमेंट है, लेकिन वो एक सेक्लूडेड है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप वहाँ पे जाके गाइडेंस ले सकते हैं। गुड। अब फर्दर आपका क्या एम है अभी? आप और एग्जाम आप लिखोगे रैंक इम्प्रूव करने के लिए? सर एक अटेम्प्ट मैंने और सोचा है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं लिखूं। तो अब अगर मैं ये कहूँ कि इस अटेम्प्ट से अगले अटेम्प्ट की जर्नी में आप क्या स्ट्रैटेजी में चेंज करने वाले हो? सबसे पहले तो सर मैं अपना मार्कशीट देखूंगा, और उसी से मुझे काफ़ी आइडिया लगेगा कि मेरे वीक एरियाज क्या है, मेरे इंटरव्यू में कम मार्क्स हैं, एसे में कम मार्क्स हैं, और जो मेरा वीक पोर्शन होगा उसको इम्प्रूव ऑब्वियसली करूंगा, और बाकी चीज़ों में भी और स्लाइट इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक्यूमुलेटिव वे में वो मुझे इम्प्रूव, मेरे रैंक को इम्प्रूव कर सके वो। गुड। So if we talk about the civil engineering, it's a very wide and vast syllabus. Yes, sir. कौन सा एरिया आपको लगता है कि ज़्यादा स्कोरिंग था सिविल इंजीनियरिंग? सिविल में सर सिविल इंजीनियरिंग में स्ट्रक्चरल एनालिसिस, आरसीसी, स्टील, इन तीनों में कमांड बहुत ज़रूरी है। पेपर 1? हाँ, पेपर 1 में, क्योंकि ये तीनों जो है, क्योंकि इसमें बाकी स्टूडेंट्स डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, और न्यू स्टूडेंट्स खास करके उनका आरसीसी या स्टील कॉन्स्टेंटली मैंने सुना है कि उनको प्रॉब्लम है। और इसमें आप थोड़ा मैच्योर अगर हो और इसमें आपका कमांड है, तो क्योंकि पेपर का एक अच्छा खासा पोर्शन इस एरिया से आता है, तो आप एज ला सकते हो, क्योंकि ऑप्शनल में रिलेटिव स्कोरिंग होती है, बाकियों ने कैसा स्कोर करा है उसके अकॉर्डिंग। तो मैं बोलूँगा कि इन चीज़ों पे थोड़ा फोकस ज़्यादा रखें, और बाकी थ्योरी पार्ट सिविल सर्विसेज में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज में थ्योरी का वेटेज काफ़ी कम है, और थ्योरी थोड़ा आता भी मेन स्ट्रीम है, लेकिन सिविल सर्विसेज का थ्योरी मेन स्ट्रीम नहीं होता है, थोड़े फ्रिंज एरियाज से आते हैं, और उसमें बहुत डिफ़िकल्टी होती है। मुझे भी बहुत डिफ़िकल्टी थी, मैंने सीनियर से पूछा, उनको भी वो चीज़ प्रॉब्लम एरिया है, उसको जो टाइम के साथ आप टैकल कर सकते हैं। अगर हम सिलेबस को देखें कि इंजीनियरिंग सर्विस एंड सिविल सर्विस, इज इट ओवरलैपिंग इन सिविल? 90% सर, ऑलमोस्ट 90% और 85% आई कैन से। क्या एक्स्ट्रा है या कम है यहाँ पर? सिविल सर्विसेज में एक्स्ट्रा है सर। क्या क्या टॉपिक्स एक्स्ट्रा हैं? सर इसमें थ्योरी वाला पार्ट काफ़ी एक्स्ट्रा है, जैसे बिल्डिंग मटेरियल्स, और बिल्डिंग मटेरियल्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट्स हैं। कंस्ट्रक्शन, फिर एक कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी करके एक पूरा पार्ट है, जिसमें डोर फ्रेम्स, विंडोज, ये सब चीज़ें पढ़नी होती है। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी कुछ सेक्शन है? इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी मेनली पेपर 2 में काफ़ी थोड़ा वेरिएशन है, और थ्योरी का पार्ट काफ़ी हेवी आता है, जिसके वजह से लो स्कोरिंग होता है। और कौन सा पेपर आपको ज़्यादा स्कोरिंग लगा, पेपर 1 पेपर 2? पेपर 1 सर, इस वजह से क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल्स आता है, तो अगर सही आंसर ला रहे हो तो उसमें है कि वेरिएशन होता है, या तो आप अच्छा भी स्कोर कर सकते हो और काफ़ी नीचे भी जा सकते हो। पर पेपर 2 में है कि आप अच्छा करोगे फिर भी वो थ्योरी वाले क्वेश्चंस में उतने मार्क्स नहीं मिल पाते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑप्ट करना हो, हाँ सर, तो क्या सोर्स ऑफ स्टडी आप रिकमेंड करोगे? आपने क्या फॉलो किया?
सर मेरा सोर्स, मैं स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो नहीं करता था, मेडीजी के जो टेक्स्ट बुक्स थे उनको फॉलो करता था, और नोट्स जो थे मेडीजी वाले उसको फॉलो करता था, इससे बेस बनाया था। और उसके बाद मैंने इन सबको फिल्टर आउट करके अपना शॉर्ट नोट्स बना लिया था, जो कि मेरा मेन फिर सोर्स बन गया था। लेकिन कंटेंट वही था, उसको कंसाइज वे में अपने तरीके से मैंने लिख लिया था, और टेस्ट में जो कुछ नई चीज़ें मिलती थी उसमें ऐड करता रहता था। और प्रीवियस ईयर बुक्स मेन सोर्स हो गए वो। वेरी गुड। If I request you to give certain tips to the freshers कि कैसे तैयारी स्टार्ट करें, कब करें, कहाँ से पढ़ें, क्या कहना चाहेंगे फॉर इंजीनियर्स? यस सर, इंजीनियर्स को सर मैं बोलूँगा कि सबसे पहले वो अपने ऑप्शनल की तरफ फोकस करें, और ऑप्शनल को एक डिसेंट लेवल तक वो कंप्लीट कर लें, जिससे एक उनका बेस बन जाए कि हाँ वो 500 के पेपर में 240 मार्क्स ला सकते हैं। उसके बाद इम्प्रूवमेंट का स्कोप होगा, और उसके बाद वो जीएस की तरफ वो मूव ऑन करें। ऑप्शनल एक लेवल तक कर लें, उसके बाद करें, क्योंकि ऑप्शनल के लिए टाइम नहीं मिल पाएगा जीएस स्टार्ट करने के बाद। और वो चीज़ करके वो जीएस के साथ ट्राई करें कि रोज़ 2 घंटा सिविल के 8-10 क्वेश्चंस वो कर लें, 2 घंटा रोज़ दें वो, और जिसमें 8-10 बड़े क्वेश्चंस कर लिए, आरसीसी के, कुछ स्टील के, और इस चीज़ को कंटिन्यूसली वो फॉलो करें। बीइंग एन इंजीनियर्स, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि सीसेट विल बी अ चैलेंज फॉर यू? नहीं सर, सीसेट मेरे लिए, मैंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया था, पिछले साल भी 138 थे मेरे, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। पर मेरे काफ़ी दोस्त जो आईआईटी के हैं उनको भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ का भी सिलेक्शन भी नहीं हुआ है। तो सीसेट को हल्के में नहीं लेना है, लेकिन अपने आप को गेज कर लीजिए। हाँ। और सीसेट में सर एक मैं टिप्स देना चाहूँगा, जो अपने दोस्तों को मैं बताता था कि मेनली जो इंजीनियर्स होते हैं वो मैथ्स करने लग जाते हैं कि मैथ्स में जो आंसर आएगा वो फाइनल होगा, तो रिस्क क्यों लेना। और मैथ्स काफ़ी कुछ डिफिकल्ट आ जाता है, जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का आ जाता है, जो काफ़ी टाइम आपका ले लेता है और फिर फाइनली बनता भी नहीं है। तो मेरा स्ट्रैटेजी होता था कि पहले मैं सारे कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस कर लूँगा जो काफ़ी कम टाइम लेते हैं, और करके उसके बाद जितना टाइम बचेगा मैं मैथ्स के एक एक क्वेश्चन पिक करके इजी करता रहूँगा और एंड तक जाऊँगा। और कॉम्प्रिहेंशन वाले में बच्चे करने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा गलत होने का रिस्क होता है। तो वैसे तो पूरा का पूरा जीएस पेपर ही रिस्की होता है, तो जब वहाँ रिस्क ले सकते हैं तो यहाँ भी आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत। और जीएस और ऑप्शनल में अगर मैं पूछूं कि आपको क्या ज़्यादा स्कोरिंग लगा, व्हाट इज़ योर आंसर? सर मेरे लिए जीएस मुझे ज़्यादा स्कोरिंग लगता था, क्योंकि जीएस में 1 to 4 में मुझे जेन्युइन इंटरेस्ट था, तो उसमें मुझे मार्क्स इंप्रूव करने में जो प्रोसेस था वो एंजॉइंग लगता था कि वैल्यू एडिशन करना है, कुछ टॉपर्स के देखने हैं कि किसी ने 130 स्कोर कर दिया है GS2 में, तो इसने अलग क्या किया है, तो ये प्रोसेस ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था। इंजीनियरिंग क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से पढ़ रहा था, तो इसमें मुझे वो एंजॉइंग नहीं लगता था। नॉर्मली हमने देखा है कि इंजीनियर्स दे लाइक मोर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, फार्मूला बेस्ड एरियाज, बट जनरल स्टडीज ए बिट थ्योरेटिकल, इसी तरह से ऐसे लिखना पड़ता है। तो क्या कभी ऐसा लगा कि बीइंग एन इंजीनियर जीएस या ऐसे लिखना टफ हो रहा है? नहीं सर, मुझे इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई, और मुझे लगा कि जो जीएस के जो पेपर्स आप देखोगे, रैंक 1 के भी देखोगे, तो जनरलिस्ट आंसर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कुछ बहुत फ्लावरी लैंग्वेज लिखना है या कुछ राइटिंग स्टाइल आपको डेवलप करनी है, आपको वहाँ पे कंटेंट देना है, कंसाइज वे में देना है। तो बीइंग एन इंजीनियर मुझे लगता है और ज़्यादा ईजी है उस चीज़ को पकड़ना कि आप काफ़ी प्रिसाइज वे में चीज़ें बता रहे हैं। एंड माई लास्ट क्वेश्चन टू यू, व्हाई इंजीनियरिंग ऑप्शनल, व्हाई नॉट एनी ह्यूमैनिटी ऑप्शनल? सर my first response would be based on this, हाँ मतलब बैकअप प्लान जो होना बहुत ज़रूरी है, जिससे आप सिक्योर फील करो, ताकि और आप पॉजिटिवली आप एग्ज़ाम दो। रिस्क में आप अगर दोगे तो इतना लंबा एग्ज़ाम जो कि 1 साल तक चलता है, आप 1-2 अटेम्प्ट के बाद फ्रस्ट्रेट हो सकते हो थोड़ा, तो उससे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। दोस्तों, मैं अनुभव को शेयर कर रहा हूँ कि इनका कहना है कि अगर आप इंजीनियर हो और अगर बैकअप में कोई प्लान ऑफ जॉब रखनी है, लाइक इंजीनियरिंग सर्विस या पब्लिक सेक्टर या किसी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टाइप कोई स्टेट गवर्नमेंट जॉब, तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल को लेकर के चलिए। और दोस्तों, इस बार देखा है रैंक 1 आदित्य श्रीवास्तव का भी, उनका भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था, और टॉप 20 में 2 इंजीनियरिंग ऑप्शनल वाले कैंडिडेट्स हैं। तो इस बार इंजीनियरिंग ऑप्शनल का रिजल्ट ठीक रहा है, और हर बार कई सारे सिलेक्शन होते हैं। जैसे लास्ट ईयर भी हमने देखा था कि 10th रैंक थे राहुल, उनका भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल था। तो इंजीनियरिंग ऑप्शनल को रखा जा सकता है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर
preparing or you have already prepared for the any technical exam like engineering service gate public sectors, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक ये फियर बना है कि सिलेबस ज़्यादा है, ये इस तरह का लोग सोचते हैं कि बहुत वास्ट है, ये उनके लिए है जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जो ऑलरेडी इस सब्जेक्ट को पढ़ चुके हैं, बीटेक में अच्छे से पढ़ा है, तो इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये डिस्कशन था अनुभव से। अनुभव हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 309 इन सिविल सर्विसेज 2023 with 17th rank in engineering services, 66th rank in the GATE and 2nd rank in the Bihar Public Service Commission। तो अगर इन्होंने कर दिया है, इनका हो गया, तो आप भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप दिस डिस्कशन विल हेल्प यू इन टेकिंग डिसीजन, स्पेशली अबाउट कि आपका ऑप्शनल क्या हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आप क्या देखना चाहते हैं आने वाले वीडियोज़ में, किस तरह के क्वेश्चंस आप जानना चाहते हैं, आपकी क्या क्वेरीज हैं, या क्या आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो वो भी आप सबमिट करिए। थैंक यू अनुभव एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस।